हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन की अभ्यास कार्य पुस्तिका, जिसका लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग 7 युगपत समीकरण अर्थात साइमल्टेनियस इक्वेशन। कुल मिलाकर के इसमें 19 क्वेश्चन अर्थात 19 क्वेश्चन, इसमें हम आपको 14 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपकी क्लास को नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। आज कराने वाले हैं क्वेश्चन 15। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी प्रकार से जो परिषदीय स्कूल की जो बुक्स होती हैं, बुक्स है या वर्क बुक है, परिषदीय स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 8 तक, तो क्लास 1 से तो नहीं लेकिन क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक की सभी बुक्स और उनकी वर्क बुक्स में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप उसमें पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 15। युगपत समीकरण पढ़ रहे हैं। युगपत समीकरण बने बनाए अगर आपको मिल जाए तो आप उनको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं वो लैंग्वेज दे देते हैं। इस प्रकार से भाषा में उन्होंने सवाल को लिख दिया है। हमारा काम क्या है, इस भाषा को समझेंगे और उन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन या युगपत समीकरण को बनाएंगे, तब जाके सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज के जो दौर चल रहा है, जो हम एग्जाम देने के लिए कहीं जाते हैं, तो इसी प्रकार के एग्जाम होते हैं। यानी सही आंसर अगर आपने दिया तो उसके नंबर मिलेंगे, और गलत कर दिया तो ऐसा नहीं गलत करने से आप बच के निकल जाओ, गलत किया तो आपको वहां पनिशमेंट मिलेगा, अर्थात आपके सही में से अंक कटेंगे। इसलिए हम लोगों को आज की कंपटीशन को फाइट करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा क्योंकि किसी सवाल को, हमारा सवाल छोटा नहीं और कोई गलती सवाल में भी नहीं हो जाए, क्योंकि गलत हो गया तो हमारे अच्छे नंबर जो आए, सही नंबर जो आए, उनमें से कटिंग की जाएगी। ऐसा ही आपके पास एक सवाल भी है। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में सभी प्रश्नों को करना भी अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य था, यानी किसी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते करने समय, चाहे गलत करो चाहे सही करो। ये भी कह दिया उन्होंने। अगर वो ये कह देते सभी नहीं करने, आपको जो आए सो कर दो, तो फिर कोई देखते ही नहीं थी। हम गलत वाला सवाल या जो हमें नहीं आ रहा उसे नहीं करते तो बच जाते, लेकिन करने सभी हैं। और परीक्षा में कुल 50 प्रश्न भी हैं, यानी 50 क्वेश्चन का पेपर है। प्रत्येक सही अंक के लिए, सही जवाब उत्तर के लिए, अगर आपने किसी सवाल का उत्तर सही दिया तो 3 अंक आपको मिलने वाले, और गलती से अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 1 अंक की कटौती हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा कि आपने कुल मिलाकर के 5 सवाल किए, अभी तक 5 किए, और 5 में आपने सवाल गलत कर दिए हैं, दो गलत कर दिए, तो आपके सवाल में जवाब कितने, मतलब नंबर कितने आने चाहिए? मानती हैं 15 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन 2 गलत होने की वजह से क्या हुआ, 15 में से 2 अंक आपके कट जाएंगे, आपको 13 अंक ही मिलेंगे। तो 2 अंक का आपको पनिशमेंट मिला, दंड मिला है। तो 1 अंक की कटौती होगी कब? जब गलत जवाब देंगे। एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए, अब बताइएगा उसने सवाल सभी 50 किए हैं, अगर सभी सही जाते तो कितने नंबर आने चाहिए? तो 150, क्योंकि एक सही अंक के लिए 3 अंक मिल रहे थे, तो उसे 150 नंबर आने चाहिए, लेकिन उसका नंबर कितने आए? केवल 30 आए। तो बताओ उसने सही उत्तर कितने किए, सही जवाब उसने कितने किए? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर युगपत समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। ये मान के चलेंगे उस छात्र ने सही उत्तर x किए और गलत उत्तर y किए। ठीक, देखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है कि जब आप किसी एग्जाम में बैठे हैं तो आपने सही जवाब तो x किए और गलत y किए। इन्हीं से 2 कंडीशन हम बना लेंगे। क्या है? प्रथम शर्त क्या है? यहाँ हम केवल ये लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख दिया हमने। गलत कितने किए? x। सही कितने, मतलब सही कितने किए? x। गलत कितने किए? y। लेकिन टोटल कितने किए? 50। ये तो सवाल हो गए हमारे। गलत और सही मिलके होंगे तो 50 ही, क्योंकि पेपर ही 50 सवालों का है। अब नंबर की बात आएगी। अगर आपने x सही किए तो नंबर कितने आने चाहिए? जैसे में 3 का गुणा कर देंगे। मान लो आपने 10 सवाल सही किए तो 10 में 3 का गुणा करो, 30 नंबर हो जाएंगे। तो अभी हमको तो मालूम ही नहीं हमने सही कितने किए, हमें तो अननोन वैल्यू x पता है, तो x में 3 का गुणा करके रखेंगे तो ये सही नंबर हो जाएंगे आपके 3x। अब गलत कितने किए आपने? गलत के लिए 1 नंबर कट रहा है, तो y में 1 का गुणा करेंगे तो y रहेगा। तो इसमें से आपके सही, मतलब जो नंबर प्राप्त है उसमें से गलत वाले कटेंगे, तब आपको कितने मिले? 30 नंबर। ये आपके नंबर वाला समीकरण बन गया, ये क्वेश्चन वाला समीकरण बन गया। आप दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखिएगा बहुत आसान तरीके से हम विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो प्लस का y माइनस का y आपस में कट जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। देखिएगा कैसे। इनको जैसे हम एडिशन करेंगे तो ये y से y
प्लस माइनस की सेम क्वांटिटी एडिशन करने पर कैंसिल आउट हो जाती है। 3 + 1 ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 4x और ये हो जाएगा 80। 80 में आप 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे, 20 चौको 80। यानी उस छात्र ने सही सवाल 20 किए, इसका मतलब उसके नंबर 60 आने चाहिए थे, लेकिन गलत भी तो की है उसने। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 में x का मान रख दो यहाँ पर, तो 20 + y = 50, यानी y बराबर आ गया आपका 30। अब हुआ क्या, उसने 30 प्रश्न गलत कर दिए, बताइएगा क्या पास हो जाएगा? वो कभी पास नहीं हो पाएगा। सही से ज्यादा गलत किए उसने, सही तो 20 ही किए, गलत 30 किए हैं। हमसे क्या पूछा गया था, सही उत्तर कितने, तो उसने जो सही उत्तर दिए हैं वो 20 दिए, गलत कितने दिए, 30। अब आप मैच कर लीजिएगा, तो सवाल 30, 20, 50 हो रहे, इसके नंबर यहाँ कितने आए, एक सवाल पर उसे कितने नंबर मिलने चाहिए थे, सही पर 3 अंक मिलने चाहिए, तो कुल मिला के अंक आने चाहिए तो उसके 60। लेकिन आपका पनिशमेंट कहाँ जाएगा, आपने गलत किया, उनका दंड भी तो भोगेंगे आप। गलत कितने की, 1 अंक गलत के लिए कटेगा, 30, यानी 30 नंबर कटेंगे आपके। गलत के लिए 1 अंक कट रहा, सही के लिए 3 मिल रहे, तो 60 में से आप 30 काटिएगा, आपको 30 अंक मिल गए। यानी हमारी उत्तर की जांच भी हो गई, 30 अंक आ रहे, आपके 30 अंक आ रहे। इस प्रकार से आप इस सवाल को करेंगे। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। अगर समझे हैं तो एक लाइक करिएगा और इसको नोट करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। समझते हैं अगला क्वेश्चन 16। देखिए जिसमें हमसे क्या कहा गया है कि प्रयागराज से वाराणसी के 2 टिकट आप खरीदिएगा और प्रयागराज से लखनऊ के भी आप 2 टिकट खरीदेंगे। इस खरीदने वाले स्टेशन एक ही, प्रयागराज से 2 टिकट लखनऊ के लिए और प्रयागराज से 2 टिकट वाराणसी के लिए और 3 टिकट लखनऊ के लिए जब आप खरीदते हैं तो आपको टोटल पेमेंट करना पड़ता है 600 रुपए का। यानी 5 टिकट का जो आपने पेमेंट किया वो किया है 600 रुपए का। ठीक, वाराणसी के लिए 2 टिकट खरीदे हैं, लखनऊ के लिए 3 खरीदे। एक बात। दूसरी, अगर प्रयागराज से वाराणसी का अगर आप 1 टिकट खरीदते और प्रयागराज से लखनऊ का भी आप 1 टिकट खरीदते, केवल एक सिंगल वन, तो आपको कुल पेमेंट करना पड़ता है 150 रुपए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है प्रयागराज से लखनऊ के टिकट की कीमत क्या है, प्रयागराज से लखनऊ की क्या है, प्रयागराज से वाराणसी का नहीं। ठीक, हम ये मान के चलेंगे इसमें, माना प्रयागराज से लखनऊ का नहीं, प्रयागराज से वाराणसी के 1 टिकट की कीमत x रुपए है और प्रयागराज से लखनऊ के 1 टिकट की कीमत 22 रुपए है। पहला सवाल क्या बनेगा हमारा, 2x + 3y = 600। 2 टिकट खरीदे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 खरीदे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 टिकट की कीमत में, और फिर करेंगे, यहाँ केवल x रहेगा क्योंकि 1 टिकट खरीदा, यहाँ पे केवल y रहेगा क्योंकि 1 टिकट खरीदा, तो x + y = 150, 150। आपके पास 2 समीकरण बन गए, 2x + 3y = 600 और x + y = 150। इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी में आप बता देंगे प्रयागराज से लखनऊ का जो टिकट है उसका किराया कितना है, यानी आपको वैल्यू बतानी y की, हम दोनों निकालेंगे। ठीक, आइए समझते हैं। तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि प्रयागराज से वाराणसी के 1 टिकट की कीमत x है और प्रयागराज से लखनऊ के 1 टिकट की कीमत y है। तो यहाँ पर हमने इतना मेंशन कर दिया। देखो जैसे क्वेश्चन किया जाता है कॉपी में लिख करके हम आपको वैसा ही करा रहे हैं, कुछ भी फेरबदल नहीं कर रहे। लगभग पूरा जो स्टेप लिखने चाहिए हम सब लिखवा रहे हैं आपको। देखिएगा हमने क्या लिखा है कि माना प्रयागराज से वाराणसी के 1 टिकट की जो कीमत है वो x है और प्रयागराज से लखनऊ के 1 टिकट की कीमत y है। प्रश्नानुसार से मतलब ये हो जाएगा कि 1 टिकट की कीमत अगर x है तो 2 टिकट की कीमत 2x हो जाएगी, 1 टिकट की कीमत y है तो 3 टिकट की कीमत 3y हो जाएगी। भैया मल्टीप्लाई करो। अगर हम ये कहते हैं कि आप मैनपुरी से आगरा जा रहे हो और आपको 1 टिकट की कीमत 60 रुपए देनी, आपको हमें 3 टिकट चाहिए, तो कितना पेमेंट करोगे? 60 में 3 का मल्टीप्लाई करके 180 बताओगे? बस सीधा सा तरीका वो यहाँ लगा रहे हम। तो देखिएगा प्रश्नानुसार हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 2x + 3y = 600, यानी कुल टोटल है ये। ठीक है, इसी प्रकार से 1 टिकट इसकी कीमत है 150। 2 समीकरण बन गए। हमें देखिए यहाँ सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप या तो विलोपन विधि से करना चाहते हो तो हमें इसमें अगर x काटना चाहते हो तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y काटना चाहते हैं 3 का करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लो। यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल आएगी, जो कि हमसे पूछी जा रही। हमसे y की वैल्यू पूछी जा रही, प्रयागराज से लखनऊ का किराया पूछा जा रहा, जो कि हमने y माना हुआ है।
एक्स का मान भी नहीं पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा क्या करें, समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिएगा समीकरण 2 से क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 22, इसे मान लेंगे समीकरण 3। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि बोली जाती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा, 1 है मतलब यहाँ पर, तो 2 इंटू एक्स का मान है 150 माइनस 22 और प्लस के 3y इक्वल टू 600, इस ब्रैकेट को हटा दें तो ये हो जाएगा 150 दूनी होते हैं 300 माइनस के 2y, यानी x 2 का गुणा दोनों के साथ हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के 3y इक्वल टू 600। अब देखो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस के 3y में से माइनस के 2y कम कर देंगे, केवल y बचेगा, तो y इक्वल टू 600 और इधर 300 है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका माइनस के 300, यानी सीधा सीधा y इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 300 आ रहा, जो कि हमसे पूछा गया था और इससे ज्यादा हमसे पूछा भी नहीं जा रहा। लेकिन आप फिर भी चाहें तो प्रयागराज से वाराणसी की भी कीमत निकाल लें, एक्स का मान उठा के यहाँ रख दें समीकरण 3 में, लेकिन यहाँ तो फिर नेगेटिव साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन कैसा आ रहा है। देखिए सवाल को जो कर रहे हैं, जो दी गई इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो सूचना सवाल में दी जाएगी, अगर उसके अनुसार ही हम करते हैं तो आपका आंसर आने वाला नहीं है। देखो बाय की वैल्यू हमारी 300 आ गई, अब बाय की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे 150 में से 300 घटाएंगे तो माइनस के 150% बचेंगे, तो जो किराया है निगेटिव तो हो नहीं सकता, जैसे दूरी है, टाइम है, और कहीं जाने का जो किराया है वो माइनस में नहीं हो सकता, या तो आप बिल्कुल फ्री जाएंगे नहीं तो कुछ किराया देंगे, लेकिन निगेटिव तो नहीं हो सकता ना, ऋणात्मक संख्या में नहीं हो सकता, ये हमारा ऋणात्मक में आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपको ये नंबर दिए गए इनमें से एक नंबर गलत है। गलत नंबर कौन सा है, जो नंबर हमारा 600 है उसको आप 400 कर लीजिएगा, 400। अब जब इसको हम 400 से करेंगे तो जाकर के आपका सवाल हो जाएगा, तो 400 जहां 600 है वहां हमने हर जगह 400 कर दी। अब आप 400 में से जब 300 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा y का मान 100, y का मान 100 आ गया। अब y का मान आप उठा के यहाँ समीकरण 3 में रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान आ जाएगा हमारा 50। अब आप इसको मैच करके देखिएगा, अब मैच करिएगा, अगर हम ये 3 टिकट खरीदते हैं, 3, तो ये 300 की हो गई, और ये 2 टिकट खरीदते हैं तो ये 200 100 के हो गए, 300 और 100 400 हो रहे, और एक एक टिकट अगर लेते हैं तो 100 प्लस 50 150 हो रहे। इसमें गलती से वहां 600 लिखा हुआ है, आप 400 कर लें तो सवाल को कर पाएंगे, अगर करेक्शन नहीं करेंगे तो सवाल हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 16 क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लखनऊ से वाराणसी से यानी प्रयागराज से जो लखनऊ का किराया है वो 100 रुपए है एक टिकट का, और प्रयागराज से वाराणसी का जो एक टिकट का किराया है वो है 50 रुपए। जो हमसे पूछा गया था वो आंसर 22 वाला है, आप नोट कर लीजिएगा। समझते हैं क्वेश्चन 17। आइए समझते हैं नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ है, काफी लंबी लैंग्वेज है, काफी लंबी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन होता क्या, जब भाषा आपको समझानी हो तो लंबी हो ही जाएगी, हमें पढ़ करके समझ करके और उसके जवाब देने। ऐसा नहीं कि आंसर भी बहुत लंबा आने वाला या हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब ऐसा ये बता पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ पैसा और उसने 2 भाग उसके किए। पहले समझ लीजिएगा कि है क्या। आपके पास मान लीजिएगा कुछ अमाउंट है, 10,000 अमाउंट है आपके पास, हम ये मान के चले आपके पास 10,000 रुपए, आपने इसके 2 भाग किए, मान लो बराबर बराबर किए या कम ज्यादा किए। कम ज्यादा मान लो एक हिस्सा 6,000 रुपए का कर दिया और एक हिस्सा 4,000 रुपए का कर दिया, और कहीं ब्याज पर 2 लोगों को पैसा दे दिया, साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज से मतलब होता है आपको अपने पैसे पे ही ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं। अगर ब्याज पर ब्याज कह दिया जाएगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज वार्षिक। ये पैसा उसने किसी को दिया तो यहाँ उसको 12% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिल रहा है। अब ये कहोगे ये क्या नया फंडा, साधारण ब्याज 12% वार्षिक। पहले सी को भी बिल्कुल समझ लो। 12% से मतलब ये है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं इस ब्याज के रेट पर, तो जब वो 1 वर्ष बाद आपको लौटाने आएगा तो आपको 112 रुपए लौटाएगा। 100 रुपए तो आपसे लिए थे वो प्लस 12 ब्याज। इसका मतलब ये होता है
इसको उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर इस रेट से कोई आपसे 100 रुपए लेके जाता तो 1 साल बाद में वो 100 रुपए लौटाएगा प्लस 10 एक्स्ट्रा देगा, यानी 110 रुपए आपको देगा आकर के। समझ गए होंगे ब्याज का क्या मतलब होता है। ठीक, ये हो गया। तो यहां से जब उसको ब्याज के रूप में पैसे मिलते 1 साल बाद, तो दोनों जगह से कुल रुपए जो उसको ब्याज के रूप में मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2600 रुपए। क्लियर हुई पहली बात। दूसरी, अगर वही इन धनराशियों की अदला बदली कर दे, 4000 रुपए को उठा देता 12% पर और 6000 रुपए को उठा देता 10% पर। आगे कहा गया है रूप में प्राप्त, अगर वह निवेशित धनराशियों की अदला बदली कर देता, अदला बदली इधर से उधर, यानी 4000 रुपए का रेट मिलता 12% और 6000 पर रेट मिलता 10%। अर्थात इस प्रकार से ये हमारे 6000 लिखे हुए हैं और ये हमारे 4000 लिखे हुए। अब इसको यहां से ब्याज जो मिल रहा है वो 10 का मिल रहा है और यहां पर मिल रहा है 12 का। ये अदला बदली कर दी धनराशियों की। अब उसको पहले की अपेक्षा 80 रुपए ज्यादा मिले भैया। 80 रुपए ज्यादा मिलने का मतलब ये हुआ, पहले 2600 मिले थे, 2680 मिले। उसमें क्या कठिन सी बात हो गई। अब उसको ब्याज के रूप में 1 साल बाद मिले 2680 रुपए। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये अमाउंट है क्या। उसने भिन्न भिन्न ब्याज दरों पर कितनी धनराशि जमा की थी, यानी 12% पे कितने दिए, 10% पे कितनी पैसा दिया है, हमें ये बताना पड़ेगा। ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया आपको समझाने के लिए, ये अमाउंट थोड़ा ही है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हो सकता है उसने 12% पर एक्स धन को, कोई नंबर तो हमें मानना, अननोन वैल्यू माननी पड़ेगी क्योंकि हम युगपत समीकरण पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो अननोन वैल्यू यानी अचर, चर संख्या माननी पड़ती, वेरिएबल। तो हम ये मान के चले 12% पे जो पैसा उसने दिया वो एक्स है और 10% पे जो पैसा उसने दिया वो वाई है। समीकरण कैसे बनाएंगे, एक्स का 12% प्लस वाई का 10% इज इक्वल टू 2600 ब्याज। फिर अदला बदली करिएगा, एक्स का 10% और वाई का 12% इज इक्वल टू ब्याज 2680। लेकिन इसमें कि 2680 लिखे नहीं, आपको यहां से समझना पड़ेगा कि 80 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे, यानी आप 2680 मिल रहे। ये तो हमारे कॉन्सेप्ट रहेगी ना कि सब चीजें आपको बनी बनाए दे दी, तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये 2 समीकरण बन जाएंगे, इन्हें सॉल्व करके मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए समझते हैं। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है कि पहली धनराशि मतलब जो पैसा 12% पे दे रहे हैं वो एक्स है, और दूसरी धनराशि मतलब जो पैसा हम 10% पे दे रहे हैं वो वाई है। प्रश्नानुसार से मतलब हो जाएगा कि एक्स का 12%, एक्स का 12%, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 12x/100 लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब ये होता है जैसे 12% है, जिसे आप लिख सकते हो डायरेक्टली 12/100। ठीक है, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। प्लस इसी प्रकार से 10y/100, और यहां से जो पैसा हमको प्राप्त हुआ वो 26 रुपए प्राप्त हुआ। हम अपनी सुविधा के लिए क्या करें कि ये 100 का पूरे में गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 2600 में 100 का गुणा और हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100 उधर भेज दिया हमने। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा हल्का भी करिएगा, करें कि ना करें ये देख लीजिएगा पहले। हाँ चलो रहने दीजिएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 26 के आगे आप 4 जीरो बढ़ा दीजिए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। छोटा करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा सवाल 2 से भाग हो रहा है, नंबर हमें छोटे मिलेंगे तभी ज्यादा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो 2 से भाग करने का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x, ये हो जाएगा हमारा 5y, ये हो जाएगा 26 के आधे 13 और 4 जीरो हमारे रहेंगे, यानी ये आपका 1,30,000 बना रहेगा समीकरण। इसको 1 मानिएगा। इसी प्रकार से अब की बार क्या किया गया है, धनराशियों की अदला बदली कर दीजिएगा कि यहां जहां x है मतलब नंबर, ये 12 वहां भेज दीजिएगा, 10 यहां भेज दीजिएगा, परसेंटेज चेंज कर दी, अदला बदली कर दी गई। पुणे हमसे ये कहा गया कि ये पैसा हमने उठाया 10% पर पहली धनराशि को, और दूसरी धनराशि उठाया अब की बार हमने 12% पर, तब हमको ब्याज के रूप में मिलते हैं 2680 रुपए। 100 का गुणा फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 2680 के आगे 2 जीरो और बढ़ गए। आप यहां भी 2 से भाग करके छोटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 6y
इज इक्वल टू, ये कर दीजिएगा 1300 और ये 8000 के आधे कर दीजिएगा 4000। ये समीकरण बन गया हमारा दूसरा। अब भैया हमें पहले और दूसरे सवाल को सॉल्व करना है। आपके पास दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है। अगर एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हो तो जैसे मान लो बाई को ही काटना हो तो 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना पड़ेगा और 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना पड़ेगा। एक तरीका ये हो गया। प्रतिस्थापन विधि से अगर करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो किसी भी समीकरण से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में रख सकते हो। दोनों ही सवालों में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, बच नहीं पाओगे। तो देखिएगा हम क्या करें। अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो एक्स की वैल्यू निकलेगी जाके 1,30,000 माइनस 5/6 और आ जाएगा, बटे में 6 आएगा। अगर आप वैसे करोगे तब भी बटे में 6 आएगा। तो हम क्या करें, चलो विलोपन विधि से ही कर ले रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बाई को काट रहे हैं, ठीक। बाई को काटने का मतलब है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 का, इसमें 5 का। तो हम क्या करेंगे, 1 में गुणा कर रहे हैं 6 का माइनस 2 में गुणा कर रहे हैं 5 का। भैया समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात। तो इसमें हम गुणा कर रहे हैं, क्यों कि जिस नंबर को काटना होता है उसके कांस्टेंट जो है इक्वल होने चाहिए, कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तभी तो काट पाएंगे वेरिएबल को हम। तो इसलिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसमें इसका कर दें, इसमें इसका कर दें, तभी देखो ये इक्वल हो जाएंगे वाई की क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा, हम इसमें कर रहे हैं 6 का, तो ये हो जाएगा 36x प्लस ये हो जाएगा 30y, और इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 13 पंचे 65, 3 78, 78 के साथ 3 4 0। ये अब इसमें कोई नंबर मत दीजिएगा, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई करें 5 का, तो ये हो जाएगा हमारा 25x प्लस ये देखो 30y इज इक्वल टू 5 का किया है तो 2 जीरो तो हमारे ये रहेंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 17, हासिल लगी 1, 5 2 जीरो ये आ गए, 5 चौक 20 की जीरो ये आ गई, 5 तिया 15 के और 17, हासिल लगी 1, 5 5 और 1 2 का भाग किया था। सॉरी ये देखो गलत हुआ ना, 13,400 लिख दिए हैं, 4,000 आएंगे आगे। देखो 8,000 के आधे 4,000 और 26 के आधे 13, गलत हो रहा था। तो यहाँ पर पहले से 3 जीरो तो हमको पहले ही रखने पड़ेंगे। अब करिए 5 का गुणा, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, हासिल 1, 5 5 और 1 6, ठीक। कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना होता। अब माइनस करिएगा, देखो बाई समान हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 36 में से 25 जाने का मतलब हुआ हमारे पास बच गए 11, यानी 11y इज इक्वल टू, और 78 में से 67 जाने का मतलब है कितने बच गए, यहां भी बच गए आपके 11। 8 में से 7 जाएंगे 1 और 7 में 6 जाएंगे 1, 11 और 4 जीरो आगे रहेंगे। 11 से 11 कट गए, यानी y इज इक्वल टू आ गया 10,000। 4 जीरो रहेंगे, एक अमाउंट को उसने, एक पहला, दूसरा अमाउंट उसका है 10,000। अब बाय की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में उठा के रख दें, जैसे पहले में ही रख दे रहे हैं, समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से 1 में बाय की वैल्यू हम यहां रख रहे हैं आकर यहां, तो 10 पंचे 50,000, 6x प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,30,000, 1,30,000 है, ठीक है। और इधर था हमारा 1,34,000। अब 1,30,000 में से आप 50,000 को घटा दीजिएगा जाकर, कितने बचेंगे, सीधे सीधे 1 लाख से 50,000 घटा दे 50,000 और ऊपर 30,000 है 80,000, 80,000 बच गए। 6 से भाग कर दीजिएगा तो 6 एकड़ 6 पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से पॉइंट में जवाब आने लगा है। देखिएगा कहां गलती हो सकती है, देखिएगा कहां गलती हो रही थी। हमने बाई को काटा और बाई यहां लिखा हुआ है, जबकि यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, एक्स लिखा होना चाहिए, ठीक। ये गलती एक तो हमारी वेरिएबल की गलती हो रही, शायद इसलिए ना मिल रहा हो। तो ये हमारा एक्स हो गया, यानी पहली धनराशि उसकी है 10,000 रुपए। तो ये समीकरण 1 में अब वैल्यू एक्स की जब रखेंगे जाकर के, तो हमारा ये हटा दीजिएगा, ठीक है, गलती हो गई। यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 60,000, 60,000, ठीक। प्लस 5y पहले में रख रहे हैं, प्लस के 5y इज इक्वल टू 1,30,000। तो 5y इज इक्वल टू हमारे पास अब कितने बचेंगे जाकर के,
30,000 वो है, 40 से 30, 70,000 जाके रुपए बचे, 70,000। ठीक है, आप देखिएगा 1 लाख में से 60,000 खर्च करो, 40,000 बचे, 40 ये 30 ऊपर है, 70,000, 70 को 5 से भाग कर दिएगा, ये हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी 14,000 रुपए। उसके बाद जो दो धनराशियां हैं वो एक 10,000 है और एक 14,000। पहली धनराशि है 10,000 और दूसरी धनराशि है 14,000। ठीक, अब भैया आंसर की मैचिंग कैसे करोगे? कंडीशन सेटिस्फाइड कराइए, कुछ एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करा लीजिएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पर देख रहे करके 10,000 रुपए को हमने 12% पे दिया तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 12/100 से 2 जीरो कट गए, 100, यानी 1,200 रुपए हमको यहाँ ब्याज के रूप में मिलेगी। पहली धनराशि मिला 1,200 प्लस इसको हमने दिया है 10% पर, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, ये हो गए आपके 1,400 रुपए, 14/12 रुपए। कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब है जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। तो विभिन्न धनराशियां कितनी है? 10,000 और 14,000। आप पलट देंगे तो 2680 आएगा, उसे आप दोबारा तुम चेक करके देखो दूसरी कंडीशन को। तो देखिएगा क्वेश्चन लंबा था, बीच में देखो वेरिएबल की गलती भी हुई है, ठीक, हमने वो उसको सुधार कर दिया है। आप इसको अब लिख सकते हैं सवाल को, ठीक है, और समझते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 18 और 19 दो ही बचे, फिनिश करने हैं आज, ठीक है, आप नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लायक है और इस प्रकार के सवाल आपकी आगे आने वाली कंपटीशन में पूछे जाएंगे और आप ही जब कंपटीशन बैठोगे तो आपसे भी पूछे जाएंगे, सीधी सी बात है। देखिए क्या कहा गया है, कोई आप अभ्यारण्य का मतलब है कोई जंगल है, आप जंगल समझ लीजिएगा, अभ्यारण्य क्या होता है आप समझिएगा क्या होता है अभ्यारण्य। या ऐसे मान के चलिएगा कि कोई चिड़ियाघर है जिसमें जानवर भी है, पक्षी भी है, सब कुछ होते हैं। तो वहां बाघों की बात कीजिए, लिखा हुआ बाघ, बाघों तथा भ्रमण करने आए व्यक्तियों के सिरों, एक सिर एक आदमी के भी होता और एक ही सिर एक चीते का भी होगा, ठीक है, एक एक होगा, लेकिन होगा क्या, टांगे एक आदमी की 2 होंगी लेकिन एक चीते की टांगे 4 होंगी, यानी एक आदमी से उसकी टांगे कितनी होंगी? दूनी होंगी, जस्ट आपसे दूनी टांगे उसकी होंगी। तो अगर हम सिर उस वक्त जब गिने, किसी टाइम गए जाके हमने सिर गिने कि कितने सिर दिखाई दे रहे, बाघों के भी सिर गिने और आदमियों के भी सिर गिने, तो हमें सिर वहां दिखाई दिए 78 सिर वहां हमको दिखाई दिए। एक एक सिर ही तो होगा सबका, ऐसा था नहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसके 2 सिर हो, लेकिन उसी वक्त हमने टांगों को भी गिना तो टांगे उस वक्त हमको नजर आए 264। तो आप बताइए वहां पर कितने बाघ हैं और कितने आदमी हैं उस वक्त वहां पर, बताइएगा। तो ये हम मान के चलेंगे, अपने अनुसार करेंगे युगपत समीकरण, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम समीकरण बनाएंगे। हम मान के चलेंगे माना उस अभ्यारण्य में बाघ x है और जो भ्रमण करने आए व्यक्ति वो y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारा सीधा सीधा हो जाएगा 78, क्योंकि सिर है तो एक एक सिर होगा, दोनों आदमी सिर मिला के 78। लेकिन जब पैरों की गिनती करेंगे तो एक पहला क्या माना हमने, बाघ x माना, तो वो हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 264। इन दोनों सवालों को सॉल्व करके हम x और y के बाद पता कर सकते हैं, देखिएगा कैसे करना है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया है कि माना बाघों की संख्या x है और व्यक्तियों की संख्या y है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन है कि सिर जोड़ेंगे तो क्या होंगे जाकर के मिला के 78, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अब बाघ कितने हैं, बाघों के एक बाघ के 4 पैर होते हैं। अब मान लीजिए वहां पर 4 बाघ हैं तो कितने पैर हो जाएंगे, 16, यानी जितने बाघ हैं उसमें 4 का गुणा करके उनके पैरों की संख्या निकालोगे तो ये हो जाएंगे 4x। और कितने व्यक्ति हैं, मान लो कहीं 10 व्यक्ति और आपसे पूछे जाए उनकी टांगे कितनी होंगी, तो दूनी कर दो यानी 20। तो यहाँ हमने आदमी बाई है तो उनकी टांगे कितनी हो जाएंगी, 2y इक्वल टू 264। ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है तो करिएगा, ये बचेगा हमारा 2x, ये बचेगा y इक्वल टू 134। इक्वेशन सेकंड देखिएगा विलोपन विधि से बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा है, यहाँ भी y माइनस करने से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 - 2, एक क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 78 और ये है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 134। माइनस किया y से y कैंसिल आउट हो गया, हमारा बच गया इधर माइनस का x बराबर, इधर भी माइनस बचेगा, माइनस संख्या बढ़ी है तो माइनस बचेगा, ठीक है। अब आप 134 में से 78 को घटाइएगा, तो ऐसे लिख के घटा लो, अगर आप सीधे उल्टे नहीं घटा पा रहे, 134 में से 78 को घटाओगे तो 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे और यहाँ बच गए 12 में 7 जाएंगे 5, यानी माइनस के 56।
माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 56, यानी उस अभयारण्य में बाघों की संख्या हमारी 56 आ रही है। 8 से 14 और 7 5 12 13, ठीक 56 आ रही। अब x का मान किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से मतलब यहां रख दिएगा x का मान, तो 56 हो जाएगा ये, प्लस y इक्वल टू 78। तो y इक्वल टू 78 से आप क्या करेंगे, 56 को कम कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी जाकर के 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, और 7 में से 5 जाएंगे, यहाँ भी 2 बचेंगे, यानी 22 आदमी है और 56 बाघ हैं। तो हमने सही किया या गलत किया, कंडीशन को सेटिस्फाइड करा लीजिएगा। हमने सही किया तो हमारा मिल जाएगा। देखिएगा अभी सिर जोड़िएगा, कितने हो रहे हैं, 6 और 2 8, 5 और 2 7, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिएगा, 56 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 चौक 200 और 6 चौक 24, 224 तो टांगे हो गई हैं बाघों की, और 22 दूनी 44 टांगे हो गई हैं वहां आदमियों की। तो देखिएगा 246 हो रहा है, यानी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब जो हमने किया है वो सही है। आप भी उत्तर की जांच करना सीखें, यानी जो कंडीशंस हमारी हैं उनको सेटिस्फाइड कराइएगा, अगर हो रही है तो ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल 18 को भी किया जा सकता है। अब समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 19, आप इसको नोट कर लीजिए। समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया है कि 2 व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 व्यक्ति कौन कौन से, एक ए है और एक बी है, और किसी चुनाव में दोनों खड़े हुए हैं, वोट पड़ते हैं। हमसे क्या कहा गया, चुनाव में जो ए के वोट मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, जो वोट नहीं डालेंगे उसके 2 गुने वोट। देखो क्या लिखा हुआ है, चुनाव में ए द्वारा प्राप्त कुल मत मतदान में वोट न डालने वाले मतदाताओं की संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब मान लीजिएगा किसी चुनाव में किसी गांव में वोट पड़े और वहां 100 लोग वोट डालने नहीं गए, तो 100 का 2 गुना कर दीजिएगा 200, तो ए को मिलने वाले वोट 200 हो गए। क्लियर हुआ, जो वोट नहीं डालेगा उनका 2 गुना ए को मिले। आगे ए के मत बी के मतों से 4000 अधिक है, लेकिन जो ए को वोट मिले हैं वो बी को मिलने वाले वोटों से 4000 ज्यादा है। दूसरी कंडीशन, टोटल वोट 18000 है, तो भैया बताओ दोनों ए को कुल कितने मत प्राप्त हुए, यानी ए और बी को मिलने वाले वोटों की संख्या बताओ, ना डालने वाले वोटों की संख्या बताओ, सब बताओ आप। ठीक, आपसे पूछा केवल यही गया कि ए को कितने मत मिले, हम ये भी बताएंगे ए को कितने मिले, हम ये भी बताएंगे बी को कितने मिले वोट मिले, और हम ये भी बताएंगे कितने वोट नहीं पड़े। ठीक, सभी चीजें निकल आएंगी, लेकिन बताना तो आपको एक व्यक्ति का ही है। तो हम इसमें क्या मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि डाले गए वोटों की संख्या x है और नहीं डाले गए वोटों की संख्या y है। तो डाले गए x, नहीं डाले गए y, दोनों मिलके तो 18000 हो पाएंगे। एक सवाल हमारे यहां से बन गया। दूसरे के लिए थोड़ा आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, देखिएगा। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है कि डाले गए वोट x है और नहीं डाले गए y है, लेकिन दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, दोनों मिलके तो 18000 है। ये डाले गए और नहीं डाले गए, वोटर लिस्ट में तो टोटल 18000 ही वोट थे। ये बन गया हमारा सवाल ए, समीकरण ए। अब ए को प्राप्त मत बाई के 2 गुने कर दो, जो वोट नहीं पड़े उसके 2 गुने तो ए को प्राप्त हुए। ए को प्राप्त मत, तो ए को जो मत प्राप्त हुए हैं, जो वोट नहीं डाले गए उसके 2 गुने, ठीक, या 2 इंटू ना पड़ने वाले वोटों की संख्या, या डायरेक्ट लिखेंगे, हमने मान लिख दिया तो 2y हो गया। अब बी के कैसे निकालें, ए को मिले वोट प्लस जो नहीं डाले गए वोट, इनको जोड़ कर टोटल में से माइनस कर दो तो बी के नहीं निकल आएंगे। भैया हमें कितने मिल गए, हम ए हैं, हमें मिल गए 2y, वोट पड़े कितने नहीं y, मिला लो 3y, टोटल में से माइनस कर दो, जो बचे वो बी के। ठीक, देखिएगा बी को प्राप्त मत, तो बी को प्राप्त मत कितने हो जाएंगे, टोटल वोट है 18000, उसमें से जो ए को मिले हैं और जो नहीं पड़े हैं उनकी संख्या को कर दीजिए माइनस। ये वोट ए के हैं, ये बी के हैं। यहां क्या कहा गया, ए को जो वोट मिले हैं बी से 4000 अधिक है। इस कंडीशन को लगा लें अगेन प्रश्नानुसार या पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, ए के वोटों में से जब आप बी के वोट घटाओगे, बी को मिले वोट है 18000 माइनस 3y, तो बचेगा कितना भैया 4000। भाई ए के वोट ज्यादा हैं, बी के वोट उसमें से माइनस करो, 4000 लिखा नहीं, ए को मिले वोट बी से 4000 अधिक है। एक सवाल यहां से बना लीजिएगा, या सीधी सीधी भैया यहां से y की वैल्यू निकल रही है, बात खत्म करिए, ब्रैकेट खोलिएगा, 2y माइनस के 18000 प्लस के 3y इज इक्वल टू 4000।
18,000 सीधे उधर जा रहे हैं और ये 3 और 2 5 बाई हो रही है। 5 बाई इक्वल टू सीधे सीधे हो गए 22,000। बाई इक्वल टू 22,000 को 5 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20 और 2 जीरो, यानी 4,400 वोट। और ये बाई क्या माना हमने? न डाले गए वोटों की संख्या। न डाले गए वोटों की संख्या निकला, न डाले गए वोटों की संख्या का ही दोगुना क्या है? ए को मिले वोट। तो हमसे तो केवल यही पूछा गया, इसका दोगुना का तो 8,800 वोट ए को मिले। अतः ए को मिलने वाले वोटों की संख्या, ए को मिलने वाले वोटों की संख्या क्या है? जो वोट नहीं पड़े हैं उनका दोगुना, अर्थात 2 × 4,400, दैट जी हो गए आपके 8,800 वोट मिले हैं ए को। ये हमसे पूछा गया, लेकिन जो नहीं पूछा गया वो भी बताइएगा। बी को मिलने वाले वोट कितने हो जाएंगे? जो बी को मिलने वाले वोट हैं, ए को मिलने वाले वोट से 4,000 का अंतर है, यानी बी को जो वोट मिले होंगे वो मिले होंगे बी को। हम डायरेक्ट पूरी बात नहीं, बी को मिलने वाले वोट हैं 4,800। जरा इनका अंतर निकालना, 4,000 आ रहा है नहीं आ रहा? तो ए को जो वोट मिले बी से 4,000 अधिक हैं, और जो वोट नहीं पड़े हैं वो तो 4,400 हैं। जरा सबको जोड़िए एक बार, 8 4 12 और 4 16,000 ये हो गए। 800 और 800 1600 और 400 2,000, 16,000 4,000 18,000। सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब है जो हमने किया है वो हमारा सही है। ठीक, 3 के 3 आंसर आपके सामने रखिए। कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो गया है। ठीक, इसके सभी हमने 19 क्वेश्चन करा दिए। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कराए, 5 ही लेंथी थे। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।